जब हम बाजार से दूध, घी या मसाले खरीदते हैं तो पैकेट पर बड़े बड़े अक्षरों में शुद्ध लिखा देखते हैं और हम मान लेते हैं कि इसका मतलब है इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर। लेकिन क्या विज्ञान की दुनिया में शुद्धता का मतलब भी यही है? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे विज्ञान को सामने लाते हैं। तो मिशन ये है, जब एक वैज्ञानिक कहता है कि कोई चीज शुद्ध है तो उसका असली मतलब क्या है, और अगर दूध शुद्ध नहीं है तो फिर वो है क्या? ये सवाल ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहीं से आम भाषा और विज्ञान की भाषा का फर्क शुरू होता है। देखिए, विज्ञान की नज़र में दूध शुद्ध नहीं है। वो पानी, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स का एक जटिल मिश्रण है। वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध पदार्थ का मतलब है ऐसा पदार्थ जिसके हर एक कण, हर एक पार्टिकल की केमिकल पहचान एक जैसी हो। अच्छा, जैसे सोना? बिल्कुल। सोने के एक टुकड़े में सिर्फ सोने के ही परमाणु होंगे, या फिर पानी जिसके हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम ही होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे आसपास की लगभग हर चीज, हवा, मिट्टी, समुद्री पानी, यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं, हाँ, वो सब मिश्रण या मिक्सचर है। तो फिर इन अनगिनत मिश्रणों को समझने की शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि हवा और समुद्री पानी दोनों मिश्रण हैं, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग महसूस होते हैं। बिल्कुल सही। यहीं से वर्गीकरण शुरू होता है। स्रोत के मुताबिक वैज्ञानिक सबसे पहले देखते हैं कि मिश्रण की बनावट कैसी है। क्या वो हर जगह से एक जैसा दिखता है? अगर हाँ, तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हवा या पानी में अच्छी तरह घुली हुई चीनी। आप बता नहीं सकते कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ। सब एक हो चुका है। हाँ। और अगर मिश्रण हर जगह से एक जैसा न दिखे तो? जैसे पानी में रेत मिला दें तो रेत साफ साफ नीचे बैठी भी दिखेगी। उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें आपको उसके अलग अलग हिस्से साफ नजर आते हैं। पानी में तेल, सलाद, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार अपवाद आता है, मिश्र धातु यानी एलॉय। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। पीतल, जो कॉपर और जिंक का मिश्रण है, वो तो पूरी तरह ठोस और एक जैसा दिखता है, उसे भी समांगी मिश्रण ही माना जाता है। लेकिन रुकिए, आपने कहा था कि मिश्रण के घटकों को भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, पर हम पीतल में से तांबे और जिंक को हाथ से या चुंबक से तो अलग नहीं कर सकते। तो फिर ये परिभाषा के खिलाफ नहीं गया? बेहतरीन सवाल, और यहीं पर इस विषय की गहराई है। ये हमारे भौतिक तरीके की परिभाषा को चुनौती देता है। होता क्या है ना, जब पीतल बनता है तो कॉपर और जिंक को पिघलाकर मिलाया जाता है। अच्छा। उस पिघली हुई अवस्था में वो एक समांगी मिश्रण होते हैं। जब वो ठंडा होकर ठोस हो जाते हैं तब भी वो रहते तो मिश्रण ही है, क्योंकि कॉपर और जिंक के परमाणुओं ने एक दूसरे के साथ कोई रासायनिक बंधन, मतलब केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया है। ओह, तो वो सिर्फ एक साथ हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। बिल्कुल, वो बस एक दूसरे के साथ बहुत बारीकी से मिक्स होकर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जम गए हैं। सोचिए, जैसे एक भीड़ को अचानक जमा दिया गया हो। वो लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, बस एक साथ फंसे हुए हैं। वाह। इसीलिए इसे यौगिक नहीं, मिश्रण कहते हैं। और ये अंतर मटेरियल साइंस के लिए बहुत जरूरी है। तो मतलब ये सिर्फ परिभाषा का खेल नहीं है, बल्कि इससे पता चलता है कि पदार्थ आणविक स्तर पर यानी एटॉमिक लेवल पे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो हमने समांगी और विषमांगी को समझा, लेकिन स्रोत में एक और एक्टिविटी है जो 3 और दिलचस्प श्रेणियों को सामने लाती है। विलयन, निलंबन और कोलाइड। ये क्या है? ये तीनों असल में मिश्रण के ही और ज्यादा विस्तृत रूप हैं, जो कणों के आकार पर आधारित है। कणों के आकार पर? अच्छा। सबसे पहले है विलयन, जिसे सॉल्यूशन भी कहते हैं, जो असल में एक समांगी मिश्रण ही है। इसमें विलय यानी घुलने वाली चीज के कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं। कितने छोटे? 1 नैनोमीटर से भी कम, कि वो विलायक यानी घोलने वाली चीज में पूरी तरह समा जाते हैं। जैसे नमक पानी में। कण इतने छोटे हैं कि वो प्रकाश की किरण को भी नहीं रोकते, इसलिए विलयन हमेशा पारदर्शी होता है। और ये स्थायी भी होता है ना? मतलब अगर आप नमकीन पानी को घंटों तक छोड़ दें तो नमक नीचे नहीं बैठेगा। सही कहा। फिर दूसरा है निलंबन, सस्पेंशन। मुझे लगता है ये विषमांगी मिश्रण का एक प्रकार है। बिल्कुल, जैसे पानी में चॉक पाउडर घोलना
यहाँ कण इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये अस्थायी होते हैं, मतलब छोड़ देने पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से कण नीचे बैठ जाएंगे। और क्योंकि कण बड़े हैं, वो प्रकाश के रास्ते को रोकते हैं और उसे फैला देते हैं, जिससे मिश्रण धुंधला या अपारदर्शी दिखता है। हाँ, और इसे आप आसानी से फिल्टर पेपर से छानकर अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ है विलयन, जहां कण गायब ही हो जाते हैं, और दूसरी तरफ है निलंबन, जहां कण साफ साफ दिखते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन दूर जैसी चीजें कहाँ फिट होती हैं? वो दिखता तो समांगी है, पर आपने शुरू में कहा कि वो एक मिश्रण है और वो पारदर्शी भी नहीं होता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दूध इन दोनों के बीच की एक जादुई, कह सकते हैं रहस्यमयी दुनिया है, जिसे हम कलॉइड कहते हैं। कलॉइड देखने में तो समांगी लगते हैं, पर असल में होते विषमांगी हैं। इनमें कण विलयन से बड़े लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं। अच्छा, बीच के साइज के। हाँ, इतने बड़े कि प्रकाश को फैला सकें, लेकिन इतने छोटे कि गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे ना खींच पाए और वो तैरते रहें। और इसी प्रकाश के फैलने को टिंडल प्रभाव कहते हैं ना? मुझे याद है स्रोत में इसका जिक्र है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो घने जंगल में पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें आती हुई दिखती हैं, वो असल में हवा में मौजूद धूल और धुएं के कोलॉइडल कणों की वजह से है? एकदम सही। वो एक शानदार प्राकृतिक टिंडल प्रभाव है। या किसी अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती रोशनी में जो आपको धूल के कण नाचते हुए दिखते हैं, वो भी यही है। अच्छा। हवा यहाँ एक गैस है और धूल के कण ठोस। ये मिलकर एक कोलॉइडल सिस्टम बनाते हैं, जिसे एरोसोल कहते हैं। दूध में भी यही होता है। पानी में फैट और प्रोटीन के कण तैरते रहते हैं। वो इतने बड़े हैं कि प्रकाश उनसे टकराकर बिखर जाता है, और इसीलिए दूध सफेद और अपारदर्शी दिखता है। ये तो कमाल है। मतलब कोलॉइड हमें धोखा देते हैं। वो हैं विषमांगी, पर दिखते समांगी हैं, और उन्हें छानकर भी अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर दूध से क्रीम कैसे अलग होती है? उसके लिए एक खास तकनीक लगती है, जिसे अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसमें मिश्रण को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। बहुत तेज? हाँ, इससे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, वो गुरुत्वाकर्षण से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, और वो भारी कणों को हल्के कणों से अलग कर देता है। क्रीम हल्की होती है तो ऊपर आ जाती है, और बाकी दूध नीचे रह जाता है। बिल्कुल। कोलाइड हर जगह है। धुआं, कोहरा, जेली, पनीर, शेविंग क्रीम, ये सब कोलाइड है। तो हमने अपना काफी समय मिश्रणों की इस जटिल दुनिया को समझने में लगाया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब अशुद्ध हैं, तो विज्ञान की नजर में शुद्ध क्या है? विज्ञान के अनुसार शुद्ध पदार्थ सिर्फ दो तरह के होते हैं, तत्व यानी एलिमेंट्स, और यौगिक यानी कंपाउंड्स। तत्व और यौगिक? हाँ, तत्व पदार्थ का सबसे मूल रूप है, जिसे किसी भी रासायनिक तरीके से और ज्यादा सरल चीजों में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे ऑक्सीजन, लोहा, कार्बन। आवर्त सारणी में जो कुछ है वो सब तत्व हैं। और यौगिक? जब दो या दो से ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है। यहाँ रासायनिक रूप से जुड़ना और निश्चित अनुपात सबसे जरूरी शब्द हैं। अच्छा। पानी H2O इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें हमेशा हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ही होगा। अगर ये अनुपात बदल गया तो वो पानी नहीं, कुछ और बन जाएगा। स्रोत में लोहे और सल्फर का एक प्रयोग है जो मिश्रण और यौगिक के इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाता है। वो एक कहानी की तरह है जहां दो किरदार पहले बस साथ रहते हैं और फिर मिलकर एक नया किरदार बन जाते हैं। वो प्रयोग इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है। सोचिए, पहले भाग में आपने लोहे का बुरादा और सल्फर पाउडर लिया और बस उन्हें एक कटोरी में मिला दिया। ये एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि लोहा अब भी लोहा है और सल्फर अब भी सल्फर। अगर आप उसके पास चुंबक ले जाएंगे तो लोहा खिंचकर अलग हो जाएगा, सल्फर वहीं रह जाएगा। उन्होंने अपनी अपनी पहचान नहीं खोई है। ठीक है, लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, जब इसी मिश्रण को तेजी से गर्म किया जाता है। हाँ, वो गर्मी ऊर्जा का काम करती है और एक रासायनिक प्रतिक्रिया को जन्म देती है, एक केमिकल रिएक्शन। लोहा और सल्फर अब सिर्फ एक दूसरे के बगल में नहीं है, उन्होंने एक दूसरे के साथ एक रासायनिक बंधन बना लिया है। अब जो नई चीज बनी है वो है आयरन सल्फाइड। ये एक यौगिक है, एक नया पदार्थ। बिल्कुल। इसकी पहचान लोहे और सल्फर दोनों से बिल्कुल अलग है। इसका रंग अलग है, बनावट अलग है। अब अगर आप इसके पास चुंबक ले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा।
इसने लोहे का चुंबकीय गुण खो दिया है। और स्रोत बताता है कि जब इसमें एसिड डाला जाता है तो इसका व्यवहार भी बदल जाता है। मिश्रण में एसिड डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, जबकि यौगिक में डालने पर सड़े अंडे जैसी गंध वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। मतलब उसने अपनी पूरी पहचान ही बदल ली। बिल्कुल, यही यौगिक की परिभाषा है। एक नया पदार्थ जिसके गुण उसे बनाने वाले तत्वों से पूरी तरह अलग होते हैं, और इसे आप चुंबक जैसे भौतिक तरीकों से अलग नहीं कर सकते। इसे तोड़ने के लिए आपको फिर से कोई रासायनिक प्रक्रिया ही करनी पड़ेगी। ये प्रयोग असल में एक और बड़े विचार को सामने लाता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच का फर्क। निश्चित रूप से। मोमबत्ती का जलना इसका एक क्लासिक उदाहरण है ना? हाँ, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जब मोमबत्ती जलती है तो मोम का पिघलकर तरल बनना एक भौतिक परिवर्तन है, एक फिजिकल चेंज। वो ठोस से तरल हो गया, लेकिन रहा तो मोम ही। अगर आप उसे ठंडा करेंगे तो वो वापस ठोस मोम बन जाएगा। उसकी रासायनिक पहचान नहीं बदली। लेकिन बत्ती के पास जो मोम जल रहा है, जो हमें रोशनी और गर्मी दे रहा है, वो क्या है? वो एक रासायनिक परिवर्तन है, एक केमिकल चेंज। वहां मोम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसी बिल्कुल नई चीजें बना रहा है। और उससे वापस मोम नहीं बना सकते? नहीं, एक नया पदार्थ बन चुका है। तो एक जलती हुई मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन एक साथ हो रहे होते हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। तो हम जहां से चले थे वहीं वापस आते हैं। एक दूध के पैकेट पर लिखे शुद्ध शब्द से शुरू होकर हम मिश्रणों की दुनिया से गुजरे, कोलाइड के धोखे को समझा और फिर तत्वों और यौगिकों की असली शुद्धता तक पहुंचे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे साधारण दिखने वाली चीजों के पीछे एक पूरा वर्गीकरण और विज्ञान का ढांचा छिपा है। अगली बार जब कोई हवा में सांस लेगा तो शायद सोचेगा कि वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और दूसरी गैसों के एक समांगी मिश्रण में सांस ले रहा है। या जब सुबह कॉफी बनेगी तो वो एक विलयन तैयार हो रहा होगा। ये दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है। सही कहा। आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में मिश्रण को अलग करने की कई तकनीकों का जिक्र था। जरा चाय बनाने की रोजमर्रा की प्रक्रिया के बारे में सोचिए। दिलचस्प। उसे एक साधारण सी क्रिया में कोई अनजाने में ही एक केमिस्ट की तरह काम कर रहा है। क्या उसमें पहचाना जा सकता है कि विलायक क्या है, विलेय क्या है, बना हुआ विलयन कौन सा है, और छानने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे अवशेष, और जो कप में चाय है उसे निस्यंद कहते हैं। असल में रोज कितनी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हो गुजरती हैं बिना ये जाने कि विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है।